मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में गणित विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 324 एफडी के प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। जिसमें का भाग में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का। तो प्रश्न संख्या 5 के का में दिया है सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में संबंध हमारा R बराबर दिया है R इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। इस संबंध को हम तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। तो तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य सममित और संक्रमक होना आवश्यक है। तो हम इन तीनों संबंधों को सिद्ध करेंगे। पहला मान लेते हैं, माना ए बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ समुच्चय Z में कह रहा पूर्णांकों का समुच्चय, तो माना ए बिलोंग्स टू Z। दिस इंप्लाइज ए आर ए निकालेंगे तो ए आर ए हमारा मिल जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू 0। तो 0 जानते हैं प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, तो 0 5 का गुणज है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। सेकंड, माना ए बी बिलोंग्स टू Z, तो ए आर बी इक्वल टू ए माइनस बी 5 का गुणज है। तो यदि इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो मिल जाएगा b माइनस ए। तो देखिए संख्या वही है कि 5 का गुणज है, और यदि b माइनस ए 5 का गुणज है तो b माइनस ए भी 5 का गुणज होगी। इसलिए ए आर बी, जो संबंध ए का बी से है ठीक वही संबंध बी का ए के साथ भी है, इसलिए यह सममित संबंध है। इसलिए यह सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब हम तीसरी कंडीशन संक्रमक, माना ए बी सी बिलोंग्स टू Z, अर्थात ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो जो संबंध ए का बी के साथ है, अर्थात कह सकते हैं कि ए माइनस बी 5 का गुणज है तथा b माइनस सी 5 का गुणज है। a माइनस बी और b माइनस सी दोनों 5 के गुणज हैं, इसलिए दोनों का योगफल a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 5 का गुणज होगा। भी 5 का गुणज है, b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू मिल जाता है a माइनस सी 5 का गुणज है। तो देख रहे हैं जो संबंध ए का बी से था, बी का सी से था, ठीक वही संबंध ए का सी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह संक्रमक संबंध है।
अतः अतः दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। यही हमको सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि आप भी x प्लस वाई इक्वल टू 5209 तथा आप भी x माइनस वाई इक्वल टू 360 माइनस 1, तो x और y आप व्यूहों को ज्ञात करना है। तो इसमें हमको x और y का मान निकालना है। तो प्रश्न संख्या 5 का ख x प्लस वाई इक्वल टू दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5209 और x माइनस वाई है 360 माइनस 1। हमको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ने में y y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू, और आव्यूह में संगत पद जुड़ जाएंगे। 5 के साथ 3 जोड़ेंगे, 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 0 ही मिलेगा, 9 माइनस 1। इस प्रकार से सरल करते हैं। सरल करने में 5 3 8 6 2 8 0 9 से 1 घटाएंगे तो ये हमारा 2x इक्वल टू मिला। तो x इक्वल टू 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8 2 चौको 8 0 2 चौको 8। इस प्रकार से यक्ष का मान मिल जाता है। अब इस यक्ष के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख दें, ये हमारा पहला समीकरण मान लीजिए, दूसरा है, तो यक्ष का मान हम पहले समीकरण में यदि रखते हैं तो यक्ष के स्थान पर फिर यक्ष पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर मिल जाएगा 5 2 0 9 माइनस यक्ष का मान 4 4 0 4, घटा लेंगे। घटाने में देख रहे 5 से 4 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, फिर 2 से 4 घटाएंगे -2, 0 से 0 घटा 0 मिल जाएगा, और 9 माइनस 4 5। तो इस प्रकार से आप भी b का y का मान मिल जाता है। आप भी y इक्वल टू 1 -2 0 5। तो यही हमको x और y के मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से x और y के मान मिल जाते हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है प्रश्न संख्या 5 का ग। 5 के गा में दिया है y इक्वल टू काट x की पावर साइन x, काट x की पावर साइन x प्लस x की पावर x। तो हमको dy बाई dx ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम दोनों फलनों को क्रमशः y1 और y2 मान लेते हैं। तो फिर यही बन जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, और x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो y का मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y1 का dy1 अपान dx प्लस y2 dy2 अपान dx। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। अब हम y1 का पहले करेंगे, y1 इक्वल टू, तो y1 हमने माना है काट x की पावर साइन x। अब हम दोनों ओर का लाग ले लेंगे। दोनों ओर का लाग लेने पर y1 का लाग y1 इक्वल टू, जानते हैं लाग लेने में घात पहले आ जाती, साइन x पहले मिल जाएगा, साइन x इंटू लाग काट x। अब हम अवकलन कर लेंगे तो लाग y1 का मिलेगा 1 अपान y1 इंटू y1 का dy1 अपान dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं दो फलन हैं तो दो फलन का फार्मूला लगेगा। पहला फलन अर्थात साइन x इंटू दूसरे का अवकल गुणांक लाग काट x का, तो लाग का 1 अपान जानते हैं तो 1 अपान काट x इंटू काट x का करेंगे माइनस कोशेक स्क्वायर x। तो ये हमारा हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन लाग काट x इंटू पहले का अवकल गुणांक, साइन x का अवकल गुणांक जानते हैं कास x होता है,
और सरल करते हैं तो dy1 अपान डी एक्स इक्वल टू y1 इधर भाग में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, गुणा में मिल जाएगा। और इसको सरल कर लें साइन एक्स अपान कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को यदि हम साइन और काश में बदलें तो ये हमारा मिल जाएगा साइन एक्स अपान कॉट एक्स अंश में लाएंगे तो कॉट का उल्टा टेन एक्स मिलेगा, और टेन एक्स हमारा होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स, माइनस पहले कर लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश एक्स इंटू लाग काट एक्स। अब y1 का हम मान रख देते हैं, तो यदि y1 का मान रख दें तो dy1 अपान डी एक्स इक्वल टू y1 हमने माना था काट एक्स की पावर साइन एक्स को, काट एक्स की पावर साइन एक्स इंटू देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स अंश में भी साइन एक्स मिलकर के साइन स्क्वायर एक्स अंश और से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 अपान कास एक्स, 1 अपान कास एक्स को हम सेक एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस सेक एक्स प्लस काश एक्स इंटू लाग काट एक्स, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हम y2 को लेंगे, y2 हमारा दिया है y2 इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, तो देख रहे हैं इसमें भी चर की घात चर लगी है, तो इसमें भी हम दोनों ओर का लाग लेंगे, दोनों ओर का लाग लेने पर लाग y2 इक्वल टू घात पहले मिल जाएगी x लाग x। अब हम अवकलन कर लेंगे तो लाग y2 का मिलेगा 1 अपान y2 इंटू y2 का करेंगे तो dy2 अपान dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में देख रहे हैं दो फलन हैं, तो दो फलन का फार्मूला लगाएंगे। पहला फलन x इंटू दूसरे का अवकल गुणांक लाग x का 1 अपान x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक x का 1 मिल जाएगा, x कैंसिल कर देते हैं, तो इस प्रकार से dy2 अपान dx बराबर मिल जाएगा y2 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, गुणा में जाएगा और y2 का मान रख दें तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लाग x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। आप समीकरण 2 और 3 से dy1 अपान dx और dy2 अपान dx के मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखने पर हमारा dy बाई dx बराबर मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy1 अपान dx देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में काट एक्स की पावर साइन एक्स इंटू काट एक्स की पावर साइन एक्स इंटू दिया है माइनस सेक एक्स प्लस काश एक्स इंटू लाग काट एक्स, तो ये हमारा dy1 अपान dx का मान है प्लस dy2 अपान dx का मान समीकरण नंबर 3 में है x की पावर x इंटू 1 प्लस लाग x, 1 प्लस लाग x, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। dy अपान dx इक्वल टू काट एक्स की पावर साइन एक्स इंटू माइनस शेक एक्स प्लस कास एक्स इंटू लाग कॉट एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लाग एक्स। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा ऐसी तो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो प्रश्न संख्या 5 का घा माना दो संख्याएं x और y हैं। आप प्रश्नानुसार कह रहा है योग 15 है, तो x प्लस वाई बराबर 15 या कह सकते हैं y बराबर 15 माइनस x, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर कह रहा है इनके वर्गों का योग न्यूनतम है, मान लेते हैं वर्गों का योगफल, इसका प्रतीक a ले लेते हैं, तो a इक्वल टू वर्गों का योग पहली संख्या हमारी x है तो x स्क्वायर प्लस दूसरी y है y स्क्वायर, y का मान समीकरण 1 से रख दें तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA अपान dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x मिल जाएगा प्लस
15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, घात पहले लाएंगे तो 2 इंटू 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स का करेंगे, 15 अकेला चर 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का 1। तो इस प्रकार से 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स। आप फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए डी ए अपान डी एक्स को 0 के बराबर ले लेंगे तो फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए डी ए अपान डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी ए अपान डी एक्स को हम 0 के बराबर करेंगे। डी ए अपान डी एक्स का मान मिला है 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 कामन मिल रहा है, 2 कामन कर लेते हैं तो x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से 2 पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस एक्स मिल करके 2x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर 15/2 मिल जाएगा। अब इस x के मान को यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख लें, समीकरण 1 से y बराबर 15 माइनस एक्स, एक्स हमारा 15/2 मिला है, सरल कर लेंगे, लाशा लेंगे, 2 15 दुनाई 30 माइनस 15 तो 30 माइनस 15 15/2। डी ए अपान डी एक्स का पुनः अवकलन करने पर डी ए अपान डी एक्स का पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर। डी ए अपान डी एक्स का मान देख रहे हैं मिला है 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स। इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 2 अचर है, x का 1 मिल जाएगा, माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स का करेंगे, 15 अकेला अचर है 0 हो जाएगा, माइनस x का 1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 प्लस 2 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं x बराबर 15/2 पर डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ये हमारा पॉजिटिव आता है। इससे सिद्ध होता है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल न्यूनतम है। इससे सिद्ध हो जाता है कि संख्याओं के वर्गों का योग न्यूनतम है। तो वो 2 संख्याएं हमारी 15/2 और 15/2 प्राप्त हो जाती हैं। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में अंगा नंबर में दिया है, कह रहा x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 5 का अंगा 5 के अंगा भाग में दिया है, 5 का अंगा मान लेते हैं, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो इसके लिए हमारा फार्मूला है, हर बराबर अंश बराबर होता है, अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स हर प्लस b। तो इस प्रकार से अंश हमारा x प्लस 2 है इक्वल टू a इंटू हर का अवकल गुणांक, हर का अवकल गुणांक करेंगे तो 2x स्क्वायर का 2x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5 अकेला अचर है 0 मिल जाएगा, प्लस b। इसको सरल कर लेते हैं तो 4ax प्लस 6a प्लस b, दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना कर लेंगे, दोनों ओर से तुलना करने पर तो देख रहे हैं x का गुणांक इधर 4a है और इस साइड में 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान 1/4 और 6a प्लस b अचर पद है
और इस साइड में हमारा अचर पद 2 के बराबर है। ए का मान रख देते हैं, तो 6 इंटू 1/4 प्लस बी इक्वल टू 2। तो बी इक्वल टू मिल जाएगा, बी इक्वल टू 2 माइनस 3/2, सरल किए 2 लाशा मिल जाएगा, 2 दूनाई 4, 4 माइनस 3 1/2। तो इस प्रकार से ए और बी के मान मिल जाते हैं। अब हमारा इंटीग्रेशन आई बराबर मिल जाएगा, अंश के स्थान पर हम लिख सकते हैं, अंश देखिए माना गया था ए इंटू डी बाई डी एक्स हर प्लस बी। तो यहाँ पर हम ए और बी का मान रख दें। ए हमारा मिला है 1/4 इंटू हर का अवकल गुणांक, तो हर का अवकल गुणांक देख रहे हैं 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 प्लस बी, बी का मान 1/2 है, अपान हर में देख रहे हैं दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब हम दोनों भागों को अलग अलग कर लें तो यही मिल जाएगा, 1/4 अचर है, पहले लिख लेंगे, 4x प्लस 6 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इस पहले भाग में यदि हर को हम t मान लें, तो प्रथम भाग में यदि हम हर को t मानते हैं, माना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू t, तो 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt। तो देख रहे हैं 4x प्लस 6 dx इक्वल टू, इसके स्थान पर हम dt रख लेंगे, तो हमारा यही प्रश्न बन जाएगा 1/4, और हर को हमने t माना था तो 1/t dt प्लस, और दूसरा पद अगर देखें तो दूसरे पद को हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे, तो 1/2, और देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 हम सभी पदों से कॉमन कर लें, तो 1/2 के रूप में बाहर मिल जाएगा। तो dx अपान x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। अब इसको हम सरल करेंगे, 1/4 1/t का log t प्लस 1/4, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो मिल जाएगा dx अपान, तो देख रहे हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो देख रहे हैं 3/2 रखने पर अंश ऊपर वाले पद के बराबर मिल जाएगा, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हम जोड़ दें और घटा दें, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 दिया है। अब इसको हम और सरल कर लेते हैं, और सरल करेंगे तो यही मान मिल जाएगा, 1/4 log t का मान रख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4। अब देख रहे हैं ये हमारे 3 पद मिल करके a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बन जाएंगे, तो dx अपान x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 9/4, लाशा ले लेंगे, तो लाशा लेने में देख रहे हैं लाशा 4 मिल जाएगा, और 4 लाशा लेने में 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 1/4, 1/4 इंटू log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखें तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन होता है 1/tan इनवर्स x अपान a, तो ये हम मान रख देंगे। देख रहे हैं 1/4 को हम कॉमन कर सकते हैं, log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/a, a के स्थान पर देख रहे हैं 1/2 है, tan इनवर्स x अपान a, तो x हमारा सरल करेंगे तो 2x प्लस 3 अपान 2 अपान a 1/2 प्लस कांस्टेंट c,
तो बाई टू कैंसिल कर देंगे तो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 हमारा अंश में आ जाएगा इंटू 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए जिसपे का भाग में दिया है वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 का वृत्त जिसका समीकरण दिया है x² प्लस y² इक्वल टू a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं वृत्त जिसका केंद्र मान लीजिए O, A, B, A डैश, B डैश। तो देख रहे हैं वृत्त के समीकरण के अनुसार वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0 0 और वृत्त की त्रिज्या a के बराबर है, इसलिए a बिंदु का निर्देशांक a0 मिल जाएगा। इसी प्रकार b का लिखेंगे तो 0b और a डैश माइनस a0 और b डैश का 0 माइनस b। इस प्रकार से चारों बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाते हैं। तो देख रहे हैं वृत्त हमारा अक्षों के सममित है, तो यदि हम पहले चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका 4 गुना कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में स्थित हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमारा। इंटीग्रेशन लिमिट देख रहे हैं 0 टू a y dx, y का मान रख देते हैं। तो देख रहे हैं इस दिए गए वृत्त के समीकरण से यदि हम y का मान निकालें तो y इक्वल टू मिल जाएगा √a² माइनस x² dx। अब √a² माइनस x² का आप जानते हैं सीधे फार्मूला है हाफ x इंटू √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपान a लिमिट 0 टू a। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हाफ इंटू, पहले अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे तो a इंटू √a² माइनस a² प्लस a² साइन इनवर्स a अपान a। इसके बाद लोअर लिमिट का प्रयोग करेंगे तो माइनस, अब x के स्थान पर 0 रख देंगे तो -0 इंटू √a² माइनस 0 प्लस a² इंटू साइन इनवर्स 0 अपान a। अब इसको हम सरल करते हैं हाफ, देख रहे हैं ये पद हमारा a² माइनस a² कट करके 0 मिल जाएगा तो 0 प्लस a² इंटू साइन इनवर्स a कट करके 1 मिल जाएगा और साइन इनवर्स 1 हम जानते हैं π/2 के बराबर होगा, माइनस 0 से गुणा होगा 0 बन जाता है और साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारा दूसरा भाग 0 के बराबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से πa² अपान 2 और 2 का गुणनफल 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा एक पहले चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल मिल जाता है और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देख रहे हैं अक्षों से सममित 4 बराबर भागों में बटा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा 4 गुणे पहले चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल, पहले चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल मान रख देते हैं बराबर मिल जाएगा 4 गुणे पहले चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल। देख रहे हैं πa² अपान 4 कैंसिल कर देते हैं तो यही मान मिल जाएगा πa² वर्ग इकाई। तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 6 के खा में
कह रहा है यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के स्थित सदिश क्रमशः आई प्लस जे प्लस के, 2i+5j 3i+2j माइनस 3k और i-6j प्लस के हैं तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेते हैं, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष ए का स्थित सदिश वेक्टर OA इक्वल टू i प्लस जे प्लस के और B का स्थित सदिश वेक्टर OB इक्वल टू 2i प्लस 5j। वेक्टर OC देख रहे हैं दिया है 3i+2j माइनस 3k और वेक्टर OD इक्वल टू i-6j प्लस k। तो इनसे हम पहले वेक्टर AB का मान निकाल लेंगे। वेक्टर AB इक्वल टू जानते हैं OB माइनस OA, तो हम B के स्थित सदिश से A के स्थित सदिश को घटाएंगे तो 2i से i घटाएंगे i मिल जाएगा, फिर 5j से j घटाएंगे 4j और 0 माइनस k मिल जाएगा। इसके बाद वेक्टर AB और CD के बीच का कोण निकालना। अब हम वेक्टर CD का मान निकाल लेंगे। CD हमारा मिलेगा OD माइनस OC, तो D के स्थित सदिश से C के स्थित सदिश को घटाएंगे i-3i माइनस 2i माइनस 6j माइनस 2j तो माइनस 8j और प्लस k घटाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 3k मिल करके 4k। अब दो सदिशों के बीच के कोण का हमारा फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपान ए बी। तो जहां वेक्टर a और वेक्टर b के कोण बीच के कोण का फार्मूला है, ए बी को यदि हम वेक्टर a मान लें, इसको मान लेते हैं वेक्टर a और सी डी को वेक्टर b मान लिया जाए, तो इस फार्मूले में हमको मान रख देना है। तो इस प्रकार से cos थीटा बराबर आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। a का मान है i+4j माइनस k डॉट वेक्टर b का मान है -2i माइनस 8j प्लस 4k अपान दोनों का मापांक लिखना है अंडर रूट। देखें इसमें मापांक i का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 4 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक -1 का स्क्वायर। इसी प्रकार वेक्टर b का मापांक -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने में देख रहे हैं i का गुणा i के साथ देख रहे हैं 1 और -2 का गुणनफल -2, फिर +4 -8 प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32 माइनस के माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 1 और 4 का गुणनफल 4 मिल जाएगा अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा इनटू अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो इस प्रकार से cos थीटा बराबर मिल जाएगा 32 4 36 2 38 तो -38 बटे अंडर रूट 16 1 17 1 18 इंटू अंडर रूट 4 4 8 8 6 14 और 6 7 7 1 8 और सरल कर लेते हैं। तो सरल करने पर -38 अपान अंडर रूट 18 9 गुणे 2 इंटू 84 के खंड करेंगे तो 4 गुणे 21 चौक 84। तो इस प्रकार से अगर देखें तो -38 बटे 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, तो 3 गुणे 2 बाहर मिल जाता है अंडर रूट 2 और 21 21 दूनी 42 2 से 38 काट दें तो 19 दुनाई 38। तो इस प्रकार से थीटा बराबर लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा कॉस इनवर्स -19 बटे 3 अंडर रूट 42। तो यही हमारे ए बी और सी डी दो रेखाओं के बीच का कोण मिल जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है प्रश्न संख्या 6 का ग z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित अवरोधों से ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं अवरोध दिए हैं, इन अवरोधों की सहायता से हमको z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है। प्रश्न 6 का ग अवरोध दिए हैं, अवरोधों के संगत अगर हम समीकरण लिखें तो पहला अवरोध हमारा दिया है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50 और दूसरा है 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 90 और फिर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान हमको आलेख विधि के द्वारा ज्ञात करना है। z इक्वल टू दिया है 4x प्लस वाई, इसका हमको अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो संगत समीकरण लिखने पर तो दिए हुए अवरोधों के अगर हम संगत समीकरण लिखें तो पहला बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दूसरा मिल जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 90 और x बराबर 0 y बराबर 0। अब इनका हम पहले आलेख खींचेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 50 का और फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 का हमको आलेख खींचना है। आलेख खींचने पर तो इनका हम पहले आलेख खींचेंगे। तो इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष पर हम उपयुक्त पैमाना लेकर के मान लीजिए 10-10 के अंतराल पर ये हमारा मूल बिंदु है। x अक्ष y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लेकर के 10, 20, 30, 40, 50 और y अक्ष में हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो इसमें देख रहे हैं पहला संगत समीकरण हमारा मिला x प्लस वाई इक्वल टू 50। इसका ग्राफ खींचने के लिए ये x अक्ष को जहाँ काटेगा y बराबर 0 रख देंगे कि x बराबर 50, तो 50 0 हमारा बिंदु मिल जाएगा। इसके बाद y अक्ष में 0 50 ये बिंदु मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला देने पर पहले अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 50 का आलेख बन जाएगा। और दूसरा हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 50। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस वाई बराबर 90। तो ये x अक्ष को जहाँ काटेगा y बराबर 0 रख देंगे तो 3x बराबर 90 तो x बराबर 30, तो 30 0 हमारा यह बिंदु मिल जाएगा। इसके बाद y अक्ष को जहाँ काटेगा x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर 90 तो हमारा यह बिंदु मिल जाएगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलान कर लेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर तो ये हमारे दूसरे संगत समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 का ग्राफ हो जाएगा। 3x प्लस वाई बराबर 90। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। इसमें अब अगर हम सुसंगत भाग देखें तो सुसंगत भाग इस पहला हमारा अवरोध x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50 है। तो यदि इसमें हम मूल बिंदु 0 0 रखते हैं तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 50 अर्थात इसको संतुष्ट करता है। तो 0 50 से छोटा है, तो इसलिए पहले आलेख x प्लस वाई इक्वल टू 50 में से हमारा मूल बिंदु की ओर का भाग मिलेगा और दूसरा में मूल बिंदु रखते हैं 0 प्लस 0 तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 90 भी सत्य है। तो दूसरे से भी मूल बिंदु की ओर होगा और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हमारे ये अक्षों के समीकरण होते हैं। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो इस प्रकार से इसका सुसंगत भाग हमारा मिल जाएगा। इसमें देख रहे हैं कोणीय बिंदु हमारा
ओ मूल बिंदु 0 0। दूसरा ये मान लीजिए ए बिंदु है, इसका निर्देशांक देख रहे हैं 30, 0। इस बिंदु का नाम हम बी दे देते हैं। तो ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अगर इन दोनों रेखाओं को हम हल कर लें तो 3x + y = 90 से x + y = 50 को अगर हम घटा करके सरल कर लें, घटाएंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 3x से x घटाएं तो हमारा 2x, और 90 से 50 घटाएंगे 40, तो 2x = 40, तो x = 20 मिल जाएगा। तो x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो 20 + y = 50, तो y = 50 - 20, 30 मिल जाएगा। तो ये हमारे बी बिंदु के निर्देशांक होंगे और इस बिंदु को मान लेते हैं सी। तो देख रहे हैं इस बिंदु का निर्देशांक 0, 50 होगा। तो इस प्रकार से कोणीय बिंदु मिल जाते हैं। अब इन कोणीय बिंदुओं से हमको, तो देख रहे हैं कोणीय बिंदु, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। कोणीय बिंदु और फिर हमारा उद्देशीय फलन, उद्देशीय फलन देख रहे हैं z = 4x + y। कोणीय बिंदु में पहला हमारा तो जो बिंदु दिया है, पहला बिंदु मूल बिंदु O 0 0। दूसरा बिंदु A जिसका निर्देशांक देख रहे हैं 30, 0। फिर कोणीय बिंदु B है, इसके निर्देशांक 20, 30। फिर C बिंदु है, C का निर्देशांक 0, 50। इन बिंदुओं को रख करके हम उद्देशीय फलन में देखेंगे तो यदि 0 0 रखते हैं तो मान 0 मिल जाएगा। 30 0 रखेंगे x के स्थान पर 30, तो 4 × 30 + 0, तो 3 चौक 12, ये हमारा 120 मिल जाता है। फिर बी बिंदु अगर रख करके जांच करें तो 20, 20 चौक 80 + y 30, 80 30, 110 मिल जाएगा। चौथा बिंदु रखेंगे x की जगह 0, तो 4 × 0 0 मिल जाएगा, + 50। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे, चूंकि अधिकतम मान इसका निकालना था, तो सबसे अधिकतम मान ये हमारा 120 है, अधिकतम मान मिल जाता है। तो इस प्रकार से z = 4x + y का अधिकतम मान 120 है। z = 4x + y का अधिकतम मान 120 है, जो कि बिंदु 30 0 पर है। यही हमको ज्ञात करना था, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 का घ 6 का घ दिया है। पासे को कह 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, तो 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लेते, माना E1 = 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना और E2 = प्रकट हुई संख्याओं का योग 6, संख्याओं का योग 6 होने की घटना। तो जानते हैं एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि में 36 अवयव होते हैं, जिसमें E1 माना गया है 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना। तो इसमें हमारे प्रतिदर्श समष्टि के अंतर्गत अवयव मिलेंगे, कह 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना। तो ये मिल जाएगा 1 4, 2 4, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 4, 6 4।
तो ये हमारे घटना E1 के अवयव मिल जाएंगे। और घटना E2 अगर देखें, E2 में मिल जाएगा। E2 में अगर देखें, E2 कह रहा संख्याओं का योग 6 होने की घटना। तो संख्याओं का योग 6 होने की घटना देखेंगे, संख्याओं का योग 6 होने में हमारे मिल जाएंगे क्रमशः 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। तो ये ऐसे अवयव हैं जिसमें संख्याओं का योग 6 है। देख रहे हैं प्रत्येक में संख्याओं का योग 6 मिलेगा। दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन देखें, E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू मिल जाएगा। दोनों में कॉमन पहला हमारा था 4 के न्यूनतम एक बार, और दूसरा है संख्याओं का योग 6। तो ऐसे अवयव देखना है जिसमें 4 भी हो और दोनों का योग 6 हो। तो ये हमारे मिल जाएंगे 2 4 4 2 2 4 4 2। तो देख रहे हैं इसमें दो अवयव प्राप्त होते हैं। तो घटना E1 की अगर हम प्रायिकता लिखें तो PE1 इक्वल टू मिल जाएगी। तो E1 में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 अवयव इसमें मिलते हैं। PE1 इक्वल टू तो मिल जाएगा 11/36। PE2 E2 में देख रहे हैं 2 2 4 1 5 अवयव हैं, 5/36। PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू देख रहे हैं 2 अवयव है, 2/36। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता बराबर मिल जाएगी PE1 इंटरसेक्शन E2 अपान PE2। तो ये हमको ज्ञात करना है था PE1 अपान E2 इक्वल टू PE1 इंटरसेक्शन E2 अपान PE2। तो ये मान रख देते हैं। PE1 इंटरसेक्शन E2 देख रहे हैं 2/36 अपान PE2 का मान 5/36। 36 36 कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से PE1 अपान E2 इक्वल टू मिल जाएगा 2/5। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 का अंगा अवकल समीकरण है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा अवकल समीकरण दिया है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 का कह रहा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो x का पूरे समीकरण में भाग देने पर dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपान एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। तो इसकी मानक समीकरण dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर तो यदि इसकी तुलना कर ली जाए, तुलना करने पर p का मान p इक्वल टू 2 अपान एक्स और q इक्वल टू एक्स मिल जाता है। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। IF के लिए फार्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। मान रख देते हैं e, p का मान देख रहे हैं 2 अपान एक्स dx। तो 2 हमारा अचर बाहर कर लेते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। 1 अपान एक्स का समाकलन जानते हैं लाग एक्स होता है। तो ई की पावर लाग एक्स, और हमारा जो दो पहले इसको हम घात में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ई की पावर लाग एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं ई की घात लाग एक्स बराबर एक्स होता है। तो इस प्रकार से ये बराबर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब फिर हमारा फार्मूला है वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब इसमें हमको मान रख देना है। तो y इंटू आई एफ का मान मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का मान देख रहे हैं एक्स है इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर मिला है डी एक्स प्लस सी। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मिल करके एक्स क्यूब बन जाएगा।
और यक्स क्यूब का हम समाकलन करेंगे तो यक्स क्यूब का समाकलन देख रहे हैं, घात में जानते एक जोड़ देंगे तो 3 + 1/4 प्लस कांस्टेंट c। अब यक्स स्क्वायर का अगर हम दोनों ओर भाग दे दें तो y इक्वल टू देख रहे हैं एक्स की 4 घात बटे एक्स स्क्वायर आएगा, तो दो दो घात कट करके एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस c अपान एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर को अगर हम अंश में ले जाएं तो यही मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस c इंटू एक्स की पावर -2। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए जिसमें 7 का भाग दिया है। क्या आव्यूह विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। तो देख रहे हैं आव्यूह समीकरण दिए हैं 3x - 2y + 3z = 8, दूसरा है 2x + y - z = 1 और तीसरा है 4x - 3y + 2z = 4। तो इनको आव्यूह विधि से हल करना है। तो दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर ए हमारा मिलता है तीनों समीकरणों में x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। पहले समीकरण में देख रहे हैं x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -2, z का गुणांक 3। फिर दूसरे समीकरण में देख रहे हैं 2 1 -1, तीसरे समीकरण से 4 -3 2 और x के स्थान पर जो हमारे चर x y z हैं इनसे निर्मित आव्यूह मिल जाएगा। इक्वल टू b अचर पद 8 1 4। सबसे पहले हम आव्यूह a के सारणिक का मान निकालेंगे तो माड a इक्वल टू पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देंगे तो 3 × 1 और 2, तो 1 और 2 का गुणनफल मिल जाएगा 2 माइनस, फिर -3 -1 का गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 × 3, -2 है तो +2 बन जाएगा, इंटू 2 और 2 का गुणनफल 4 माइनस 4 और -1 का गुणनफल -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 इंटू 2 और -3 का गुणा करेंगे तो -3 × 6 -4 और 1 का गुणनफल 4। सरल कर लेते हैं तो 3 और 2 -3 -1, तो -1 में 3 से गुणा किए तो -3, 4 4 8 8 × 16, 6 4 10 -10 हुआ तो -10 + 3 का गुणा करेंगे तो -10 × 30। सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं माइनस में हमारा 30 3 33 और प्लस में 16 है तो 16 × 32 1 33, तो माइनस में 17 मिल जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं डज नॉट इक्वल टू 0, माड ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय है। अब हम ए के सह गुणनखंड निकालेंगे। ए के सह गुणनखंड A11 हमारा मिल जाएगा, चिन्ह जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस क्रम से इनके चिन्ह होते हैं। A11 में हमारा प्लस के साथ, इसका उपसारणिक हमारा मिलेगा 1 - 1 -3 2। सरल कर लें 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 1 और 2 का गुणनफल 2 माइनस, फिर -3 में -1 का गुणा किए तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 1 का गुणनफल 3, हमारा 3 मिल जाएगा। सरल किए तो -1। अब A12 इसका चिन्ह माइनस हो जाता है। A12 में देखेंगे तो 12 के संगत हमारा मिलेगा 2 दूनाई 4 -4 और -1 का गुणा करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस हो गया। इस प्रकार से -8। A13 फिर इसका चिन्ह प्लस। A13 में अगर देखें तो इसके संगत हमारा 2 और -3 का गुणा करेंगे तो -6 -4 और 1 का गुणा करेंगे 4 × 4, तो इस प्रकार से -10। अब हम A21 का मान निकालेंगे तो चिन्ह इसका माइनस
और 2 1 के संगत हमारा मिलेगा -2 और 2 का गुणनफल -4। फिर -3 में 3 से गुणा करेंगे तो -9, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस प्रकार से 9 से 4 घटाए 5, माइनस पहले लगा है -5। 822 इक्वल टू इसका चिन्ह हमारा प्लस मिलेगा। इस अवयव के संगत अगर देखें तो 3 और 2 का गुणनफल 3 दूनी 6 माइनस, फिर 4 और 3 का गुणनफल करेंगे 4 3 12, 6 माइनस 12 -6। 823 इसका चिन्ह फिर माइनस मिलेगा। और इस अवयव के संगत अगर देखें तो इसके संगत हमारा मिलेगा 3 और -3 का गुणा -9 माइनस, और फिर 4 और -2 का गुणा करेंगे तो -8, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -9 + 8 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 831 अगर देखें तो इस संगत के चिन्ह प्लस मिल जाएगा। इसमें हमारा मिलेगा, इस अवयव के संगत उपसारिक मिलेगा -2 -1 का गुणा किए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 कम 2 माइनस, 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 मिल जाएगा तो 2 -3 -1। 832 इसका चिन्ह फिर माइनस मिलेगा। इस अवयव के संगत हमारा उपसारिक 3 और -1 का गुणनफल -3 माइनस, इस अवयव के संगत 3 और -1 का गुणा -3, फिर -2 और 3 का गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6, सरल किए तो 6 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया। 833 का मान मिलेगा, चिन्ह इसका हमारा देखते हैं प्लस, और इसमें हमारा इस अवयव के सापेक्ष 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 माइनस, 2 और -2 का गुणा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7। एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह अगर देखें तो एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, मान लीजिए C है तो देख रहे हैं क्रमशः अवयव -1 -8 -10, दूसरी पंक्ति हमारी -5 -6 1, और तीसरी पंक्ति -1 9 7। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू C डैश, सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी -1 -8 -10, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -5 -6 1, फिर तीसरी पंक्ति हमारी तीसरा स्तंभ बनेगी -1 9 7। इसके बाद ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, तो 1 अपान मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, मान रख देंगे तो मॉड ए का मान देख रहे हैं हमारा -17 मिला है तो 1/-17 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। इसके बाद हमारा आव्यूह समीकरण Ax = b था, तो Ax = b से अगर हम x = लिखें तो x = मिल जाएगा A इनवर्स b। तो यहाँ हम A इनवर्स और b का मान रख करके इनका आपस में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं A इनवर्स का मान मिला -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और b का मान देख रहे हैं 8 1 4 था, 8 1 4। अब हम आव्यूह विधि से इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर -1/17 देख रहे हैं जो गुणा करने का तरीका है, पहले से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ, तो -1 × 8, -1 और 8 का गुणनफल -8, -5 में 1 से गुणा करेंगे -5, -1 में 4 से गुणा किए -4। अब दूसरी पंक्ति का -8 × 8 = 64,
फिर -6 में 1 से गुना किए -6। इसके बाद 9 और 4 का गुणनफल 9 चौको 36। तीसरी पंक्ति में देखेंगे तो -10 8 का गुणा किए -10 अट्ठे 80। फिर 1 और 1 का गुणनफल 1 मिल जाएगा। 7 और 4 से गुणा किए 7 चौक 28। इसको हम सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं इसका मान मिलेगा -1/17 इंटू 8 5 13 4 17 -17। फिर माइनस में देख रहे हैं 64 6 70 70 माइनस में प्लस में 36 घटा देंगे तो 10 से 6 घटा 4 7 में से 6 बचा 6 से 3 घटाएंगे 3 तो -34 और 28 1 29 माइनस में 80 है 80 से 29 घटाएंगे तो 10 से 9 घटा 1 बचा ये हमारा 7 और 7 से 2 घटाएंगे 7 से 2 घटाने पर 5 मिल जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या माइनस में। इस प्रकार से -17 से अगर भाग दे दें तो देख रहे हैं x अर्थात XYZ इक्वल टू -17 से भाग देने पर -17 बटे -17 1 मिल जाएगा। -34 बटे -17 तो 17 दुनाई 34 और इसी प्रकार 17 × 3 = 51। दोनों ओर से तुलना कर लेंगे तो x = 1 y = 2 और z = 3। तो इस प्रकार से दिए हुए आव्यूह समीकरण के क्रमशः मान 1 2 3 प्राप्त हो जाते हैं। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, इसका ख नंबर है, कह रहा है कि a बराबर दिया है तो a इनवर्स ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं जैसे हमने अभी ये आव्यूह समीकरण में आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर जो हमारा a प्राप्त हुआ था उसका हमने इनवर्स निकाला। ठीक वही प्रक्रिया अपनाते हुए आपको इस ख नंबर में आव्यूह a दिया है, इसका a इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया अपनाना है। तो ये हमारा जहाँ से a स्टार्ट हुआ था इस a से ले करके a इनवर्स तक की क्रिया हमको कर देना है, a इनवर्स तक यहाँ तक लाना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो प्रश्न संख्या 8 के का में देख रहे हैं इसका पहला भाग दिया है। प्रश्न संख्या 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहा पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब हों। तो दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं और पी के किस मान के लिए परस्पर लंब होंगी तो ये हमको सिद्ध करना है, बल्कि मान ज्ञात करना है पी का। तो देख रहे हैं रेखाओं के समीकरण क्रमशः पहली रेखा का समीकरण है 1 - x अपान 3 इक्वल टू 7y - 14 अपान 2p इक्वल टू z - 3 अपान 2। इसको हम मानक रूप में लाएंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो x - 1 अपान माइनस हर में ले आएँ इक्वल टू इसमें से भी हम 7 कॉमन कर लेंगे तो y - 7 दुनाई 14 और यही 7 हम हर में ले आएंगे तो 2p अपान 7 इक्वल टू z - 3 अपान 2। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हम मानक रूप में बना लें। तो दूसरा समीकरण हमारा दिया है, दूसरा समीकरण देख रहे हैं लिखा है 7 - 7x बटे 3p बराबर y - 5 बटे 1 बराबर 6 - z बटे 5। इसको भी अगर हम मानक रूप में बदलें तो देख रहे हैं इससे हम -7 कॉमन करेंगे तो -7 कॉमन करने पर मिल जाएगा x - 1 और -7 हम हर में ले आएंगे तो 3p अपान -7 इक्वल टू y - 5 अपान 1 इक्वल टू, और इससे अगर देखें तो इस समीकरण से यदि -1 कॉमन कर लें तो मिल जाएगा z - 6 बटे माइनस हर में ले आएंगे तो -5 बन जाएगा। इन समीकरणों की क्रमशः हम तुलना कर लें। पहले समीकरण का देख रहे हैं मानक रूप होता है x - x1 अपान a1 इक्वल टू y - y1 अपान b1 इक्वल टू z - z1 अपान c1 और दूसरी रेखा होती है x - x2 अपान a2 इक्वल टू y - y2 अपान b2
इक्वल टू जेड माइनस Z2 अपान C2। इनसे अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर देख रहे हैं क्रमशः ABC के मान मिल जाएंगे। ABC का मान अगर देखें तो A1 -3, B1 2P अपान 7, C1 2 और दूसरे समीकरण से A2 इक्वल टू मिलेगा -3P अपान 7, B2 का मान देख रहे हैं 1 और C2 -5। आप चूंकि दिया है कि रेखाएं परस्पर लंब हैं, चूंकि रेखाएं परस्पर लंब हैं इसलिए लंब होने का प्रतिबंध हम जानते हैं। लंब होने का प्रतिबंध होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसी में मान रख देना है। A1 -3 इंटू A2 देख रहे हैं -3P अपान 7 प्लस B1 B2 2P अपान 7 इंटू B2 का मान देख रहे हैं 1 दिया है प्लस C1 C1 2 है और C2 -5 है बराबर 0। सरल करते हैं तो सरल करने पर आप पाएंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, 3 त्रिक 9 P बटे 7 प्लस 2P बटे 7 माइनस 5 दुनाई 10 बराबर 0। सरल करेंगे तो 9 2 11 P बटे 7 बराबर 10 पक्षांतर कर लिए प्लस 10 के रूप में गया। इसके बाद हमको P का मान निकालना है तो P बराबर मिल जाएगा। P का मान अगर देखें तो P बराबर 10 गुणे 7 बटे 11, 10 सत्ते 70 बटे 11, तो यही P का मान हो जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है सेकंड पार्ट में, कह रहा दिखाइए कि बिंदु 2 -1 1 1 -3 -5 और 3 -4 4 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको दिखाना है कि 3 बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का सेकंड पार्ट, प्रश्न संख्या 8 के का सेकंड पार्ट देखते हैं। बिंदु हमारे दिए हैं तो इन बिंदुओं को क्रमशः मान लेते हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष। पहला बिंदु वेक्टर OA इक्वल टू 2I - j प्लस k। दूसरा बिंदु वेक्टर OB इक्वल टू I - 3j - 5k। और तीसरा बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर OC इक्वल टू 3I - 4j - 4k। अब हमको दिखाना है कि यह तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इनकी सहायता से हम सबसे पहले वेक्टर AB का मान निकालेंगे। वेक्टर AB इक्वल टू जानते हैं OB - OA, तो OB से OA घटाएंगे, I - 2I मिलकर के -I, -3j से -j घटाएंगे प्लस j हो जाएगा, तो -3j प्लस j तो -2j। इसके बाद -5k -k तो -6k। वेक्टर BC हमारा मिलेगा OC - OB, तो C के सदिश से B के सदिश को घटाएंगे, 3I - I 2I, -4j माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4j प्लस 3j -j, -4k माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4k प्लस 5k, तो ये हमारा प्लस k मिल जाएगा। इसके बाद वेक्टर CA की माप अगर निकालें तो CA हमारा मिलेगा OA - OC, OA से OC घटाएंगे, 2I - 3I - I -j और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4j - j 3j। इसके बाद k माइनस प्लस, तो k प्लस 4k हमारा 5k हो जाएगा।
अब इनका हम मापांक निकाल लेंगे। मॉड ए बी इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट, ए बी में देख रहे हैं आई का गुणांक -1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक -2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर। सरल करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 1 41, अंडर रूट 41। अब मॉड बी सी निकालेंगे, तो मॉड बी सी इक्वल टू, बी सी देख रहे हैं 2i यानी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सरल किए तो 4 + 1 + 1, 4 2 6। इसके बाद मॉड सी ए का मान निकालेंगे, इक्वल टू अंडर रूट सी ए में देख रहे हैं -i यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सरल किए, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 10 35। तो देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा अंडर रूट 41 मिलती है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मॉड ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हैं मॉड ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 41 मिल जाएगा। अब मॉड बी सी का स्क्वायर प्लस मॉड सी ए का स्क्वायर, इसका मान निकालेंगे तो मॉड बी सी का स्क्वायर करेंगे 6, सी ए का 35, 35 6 41। इस प्रकार से देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इससे सिद्ध हो जाता है कि दिए हुए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए हुए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमको इसमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि दो रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नवत हैं। तो दोनों रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हैं और दोनों रेखाओं के बीच की हमको न्यूनतम दूरी का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 8 का खा, पहली रेखा का समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू i प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के। और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो इन रेखाओं के समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 और वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू वेक्टर v2 से तुलना करने पर, इनकी हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देख रहे हैं वेक्टर a1 इक्वल टू i प्लस जे और वेक्टर b1 का मान मिल रहा है 2i माइनस जे प्लस के। वेक्टर a2 इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के और वेक्टर v2 इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो रेखाओं के बीच की दूरी d इक्वल टू, बीच की दूरी का फार्मूला है d इक्वल टू मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपान मॉड b1 क्रॉस b2। तो ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले में हमको मान रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 का मान निकालें और a2 माइनस a1 का मान निकाल लें। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 का मान निकालते हैं। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, a2 देख रहे हैं दिया है 2i प्लस जे माइनस के, इससे घटाएंगे a1 को
2i से i घटाएं i मिल जाएगा, j से j घटाएंगे कट जाएगा, माइनस k। तो इस प्रकार से i माइनस k। अब हम b1 क्रॉस b2 का मान निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इक्वल टू i j k। b1 में देख रहे हैं i j के गुणांक क्रमशः 2, -1, 1 और b2 में 3, -5, 2। अब हम r1 को लेकर प्रसार कर दें, तो r1 को लेकर प्रसार करने पर i -2 -5 में 1 से गुणा किए -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -j और इस j के संगत हमारा 2 और 2 का गुणा किए 4 मिल जाएगा, 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, -3 और 1 का गुणा करेंगे 3 प्लस k और k के संगत हमारा 2 -5 का गुणा -10 माइनस और 3 और -1 का गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सरल कर लेंगे तो 5 से 2 घटाएं 3i, 4 से 3 घटाएं 1j -j और -10 + 3 यानी कि -7k। अब इसका हम मापांक भी निकाल लें, फिर सीधे फार्मूले में मान रख देंगे। मॉड b1 क्रॉस b2 मॉड b1 क्रॉस b2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 50 50 9 59 अंडर रूट 59 इसका मान मिलता है। अब इसके बाद हम फार्मूले में मान रख देंगे। फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए ये हमारा फार्मूला है d = मॉड b1 क्रॉस b2 का मान देख रहे हैं मिला है। b1 क्रॉस b2 आया 3i -j -7k डॉट a2 -a1। a2 -a1 का मान देख रहे हैं i -k अपान मॉड b1 क्रॉस b2 हमने निकाला अंडर रूट 59। अब इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर i का गुणांक 3, इसमें 1 है तो 3 और 1 का गुणनफल 3 माइनस j और इसमें j का गुणांक 0 है तो 0 हो जाएगा। -7 में -1 से गुणा करेंगे +7 बटे अंडर रूट 59। अब इसको और सरल करते हैं तो 7 3 10, 10 बटे अंडर रूट 59। तो ये दो रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी है 10 बटे अंडर रूट 59। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो 9 के काम में दिया है, मान लेते हैं i = इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 dx। ये हमको मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना पहले इसकी हम आंशिक भिन्न बनाएंगे तो माना x² प्लस x अपान x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू a अपान x प्लस 2 प्लस bx प्लस c अपान x² प्लस 1। तो हम जानते हैं एक घात के लिए a अपान b अपान करके मानते हैं, और अगर हर हमारा द्विघाती है तो फिर ax प्लस b के रूप में माना जाता है। अब हम सरल करते हैं, लासा ले लेंगे। तो लासा लेने में देख रहे हैं x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 सरल कर लेंगे तो a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 2। अब दोनों ओर से हर दोनों ओर का समान है, कैंसिल कर देते हैं तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू मिल जाएगा a x² प्लस a प्लस b x² प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c।
समान घात वाले पदों को एक साथ, तो देख रहे हैं a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक घात में देखें तो 2b प्लस सी एक्स प्लस अचर पद हमारा a प्लस 2c, दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक राइट हैंड साइड में a प्लस बी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 है। इसके बाद x की एक घात के गुणांक की तुलना करें तो 2b प्लस सी इक्वल टू, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक हमारा 1 है। इसके बाद अचर पद की तुलना करें a प्लस 2c और इधर हमारा अचर पद 1 है। तो इस प्रकार से हमारे 3 समीकरण बन जाते हैं और इन 3 समीकरणों को हल करके हमको ए बी सी का मान ज्ञात कर लेना है। तो समीकरण 2 और 3 को अगर देखें तो 2 और 3 में यदि हम सी का गुणांक बराबर कर लें तो समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा 4b प्लस 2c बराबर 2। अब इसमें हम घटाएंगे, घटाने पर देख रहे हैं माइनस 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 2c कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 4b इक्वल टू -1। अब हम देख रहे हैं ये हमारा मान लीजिए चौथा समीकरण बन जाता है। पहले समीकरण में दिया है a प्लस बी इक्वल टू 1, ये हमारा पहला समीकरण है। दोनों को पहले से यानी चौथे से पहला घटाएंगे तो माइनस 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 a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -5b बराबर -2 या b बराबर 2/5 मिल जाता है। इस b के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो समीकरण 1 से हमारा a का मान निकल आएगा, a बराबर 1 माइनस b का मान 2/5, तो 1 से 2/5 घटाएंगे 3/5 मिल जाएगा। अब हमको c का मान निकालना है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देख रहे हैं दिया है, समीकरण 2 से 2 में है 2b प्लस c बराबर 1, b का मान रख लेंगे 2/5 प्लस c बराबर 1, या c बराबर मिल जाएगा 1 माइनस 2 दुनाई 4/5, तो 5 से 4 घटाएंगे 1/5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ प्रश्न ए बी सी के मान वही रख दें तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन जाएगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ए हमारा मान मिला है, ए का मान देख रहे हैं आया 3/5, तो 3/5 बटे x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी का मान देख रहे हैं 2/5, तो 2/5 x प्लस सी 1/5 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो सरल करने पर अगर देखें सभी भागों को अलग अलग कर लें, 3/5 अचर बाहर कर लेते हैं तो 1/x प्लस 2 dx प्लस, इसमें अगर आप देखें तो 2/5 इंटीग्रेशन x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है। अब इससे अगर हम समाकलन करें 3/5 1/x प्लस 2 का log x प्लस 2 प्लस, इस पद में अगर देखें हर को हम t मानेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, तो देख रहे हैं 2x dx हमारा ये dt बन जाएंगे, तो 1/5 अब 1/t का log t, तो log x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है
अगले प्रश्न में कह रहा है 9वें का खा पार्ट इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 का खा, 9 के खा में दिया है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx। इसको मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, तो लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। सरल कर लेंगे, तो सरल करने पर हम देख रहे हैं 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है अपान 1 प्लस काश पाई माइनस एक्स माइनस काश एक्स, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस काश स्क्वायर एक्स ही मिल जाएगा। तो ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो i प्लस आई मिलकर के 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों में देख रहे हैं हर समान है, साइन एक्स भी कॉमन मिल रहा है, तो इस प्रकार से x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाहर ले आएंगे, तो पाई इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अपान 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स लिमिट 0 से पाई। अब यदि इसमें हम काश एक्स बराबर टी मान लें, माना काश एक्स इक्वल टू टी, काश एक्स इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो काश एक्स का अवकलन हम जानते हैं माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये मान रख देंगे, तो देख रहे हैं लिमिट का भी परिवर्तन कर लें, x बराबर 0 पर t इक्वल टू एक्स की जगह 0 रखेंगे, काश 0 का मान 1 होता, t बराबर 1, और x इक्वल टू पाई पर t इक्वल टू काश पाई काश 180 अंश का मान -1 होता है, तो t इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से हमारा 2i इक्वल टू मिल जाएगा, 2i इक्वल टू पाई पहले से दिया है, साइन एक्स dx बराबर लिखेंगे तो माइनस dt मिल जाएगा। तो देख रहे हैं साइन एक्स dx के स्थान पर हम माइनस dt माइनस, और लिमिट में परिवर्तन हो गया 1 से -1 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो अब जानते हैं कि लिमिट में अगर परिवर्तन करते हैं, इन लिमिट को आपस में बदलें, अपर लोअर में आपस में परिवर्तन करें, तो फिर उसका चिन्ह बदल जाता है समाकलन का, तो ये माइनस है हमारा, एक प्लस हो जाएगा, और लिमिट हम आपस में परिवर्तित कर दें -1 से 1 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें हम देख रहे हैं ये हमारा समफलन है, तो प्रगुण नंबर 6 का अगर प्रयोग कर लें तो समफलन की स्थिति में हम लिमिट 0 से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रगुण नंबर 6 के प्रयोग से बन जाएगा 2i इक्वल टू 2 पाई लिमिट 0 से 1 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt। 1 अपान 1 प्लस 2 कैंसिल कर देते हैं, तो i इक्वल टू पाई 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स t, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, सरल करेंगे tan इनवर्स 1 π/4 माइनस tan इनवर्स 0 0, तो पाई इंटू π/4 पाई स्क्वायर बाई 4। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके और सभी संकेतांकों का हल
देख सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।